हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम शुरू करने वाले हैं आपके स्टाफिंग का वन शॉट वीडियो विथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। देखो, मैं जो डिटेल वीडियो शूट करती हूँ, आपके लिए बनाती हूँ, वो उसमें मैं आपके लिए कीवर्ड्स लेके आती हूँ। ऐसा कंटेंट होता है जिसमें हेडर्स कीवर्ड्स होते हैं। फिर हम वन शॉट वीडियो बनाते हैं चैप्टर वाइज, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल्स लिखते हैं ताकि आपके पास एग्जाम्पल्स भी हो। आपके पास नोट्स के साथ आप एग्जाम्पल्स लिखोगे साथ में, तो बहुत अच्छा पेपर दिखेगा। ठीक है, फिर इसके बाद चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, उसका भी वीडियो आएगा, तो आप बने रहना। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, ताकि आपके पास सारे वीडियोज आते रहे। ठीक है, और शुरू करते हैं आज का क्लास बिना कोई देरी किए। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हम मीनिंग करते हैं, कॉन्सेप्ट करते हैं। वो चैप्टर क्या है, उस चैप्टर का नाम क्या है और उसका मतलब क्या है, वो होता है मीनिंग कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो हर चैप्टर के पहले हम यही करते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का मतलब क्या, अगर स्टाफिंग का ही मतलब आपको नहीं पता तो आगे आपको कुछ नहीं समझने वाला। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है। इमेजिन यू आर स्टार्टिंग अ न्यू पिज्जा आउटलेट, you have oven recipe and money but no people who will make pizzas। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने एग्जांपल है कि आपका समझो एक पिज्जा आउटलेट है। ठीक है, तो वहां पे पिज्जा बनता है, तो आपके पास पिज्जा बनाने के लिए ओवन है, रेसिपीज है। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे, पिज्जा बनाने के लिए ओवन है, रेसिपी, आपके पास पैसे भी है कि आप आउटलेट चला सको, लेकिन आपके पास लोग नहीं है काम करने के लिए। ठीक है, पीपल नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो पिज्जा बनाएगा कौन, लोग ही नहीं है तो बनाएगा कौन पिज्जा। फिर ऑर्डर्स कौन लेगा, है ना, जो काउंटर पे बैठते हैं ऑर्डर्स लेते हैं। ठीक है, वो कौन करेगा, और पिज्जा डिलीवर कौन करेगा। ठीक है, हु विल डिलीवर। दैट्स वेयर स्टाफिंग कम्स इन, पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। तो यही इसीलिए इसी मोमेंट पे स्टाफिंग आ जाता है। ठीक है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आ जाता है कि हमें लोगों की जरूरत होती है। ठीक है, हर एक बिजनेस में, हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, एंटरप्राइज में हमें लोगों की जरूरत होती है। और राइट पर्सन एट राइट जॉब मतलब सही काम के लिए सही इंसान की हमें जरूरत होती है। ठीक है, अभी आपको वो पर्टिकुलर पिज्जा बनाने के लिए कुक ही लगेगा। ठीक है, जो डिलीवर करता है वो पिज्जा नहीं बना पाएगा, उसके पास उतने स्किल्स होने चाहिए पिज्जा बनाने के लिए, उसको पता होना चाहिए कि पिज्जा कैसे बनता है, तो उसके पास वो स्किल्स होने चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए राइट पर्सन एट अ राइट जॉब। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉय। तो स्टाफिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम रिक्रूट करते हैं, मतलब हम लोग पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, स्टाफ को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में लेके आते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करते हैं, लेके आते हैं मतलब क्या, उनको बुलाते हैं, ताकि हम लोग समझो 10 लोग आए हैं तो उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू लेने के बाद उनमें से 10 में से हम लोग समझो हम लोग 4 लोगों को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, अगर पिज्जा कोई कुक हम हायर कर रहे हैं, है ना, उसको अपने बिजनेस में ले रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हम उनको 1 महीना ट्रेनिंग देंगे, 2 महीना ट्रेनिंग देंगे कि हमको क्या कितनी रेसिपीज बनानी है ना, कितना हमारे मेन्यू में आइटम्स है, तो आप कैसे बनाओगे, कैसे बना पाओगे, तो उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक पोस्ट के लिए, हर एक पोजीशन के लिए जो भी एम्प्लॉइज आते हैं, उनको डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 1 साल ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, जितनी जरूरत है ट्रेनिंग की उतने महीने, इतने, कभी कभी कोई कोई ट्रेनिंग हफ्ते भर की भी होती है, वीकली ट्रेनिंग होती है कि 2 वीक में ये सीख जाएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इतना इतना ही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ हेक्टिक काम नहीं है, तो कुछ हफ्तों की भी ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग दी जाती है। डेवलपिंग एम्प्लॉयज, तो रेगुलरली भी बहुत सारे स्किल एनहांसमेंट के प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एम्प्लॉयज के लिए, ताकि वो नए नए स्किल्स को सीख सके, नई चीजें सीख सके, जिसकी वजह से उनके खुद के बेटरमेंट के लिए भी फायदा हो। ठीक है, बेटरमेंट करने के लिए उनका खुद का परफॉर्मेंस एज ए इंडिविजुअल, एज अ एम्प्लॉय ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, उनके इंडिविजुअली भी पर्सनल उनके स्किल्स डेवलप हो सके, और उनके स्किल्स डेवलप होने की वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना इनपुट अच्छा देंगे, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का भी अच्छा आउटपुट आएगा, अच्छा रिजल्ट, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी टारगेट दिया गया है वो अच्छे वे में और बेटर वे में हम लोग अचीव कर पाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर पाएगा, इसलिए डेवलपिंग एम्प्लॉयज भी जरूरी है। तो ये सारी चीजें होती है स्टाफिंग। ठीक है, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज। विदाउट स्टाफ इवन द बेस्ट पिज्जा आउटलेट विल फेल।
इतना सब कुछ है आपके पास, ओवन भी है, रेसिपी भी है, पैसे भी है बहुत सारे, लेकिन तो भी आपका बिजनेस नहीं चलेगा, आपका पिज्जा आउटलेट नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग ही नहीं है। तो जहां पे बेस्ट पिज्जा भी मिलता है वहां पे भी अगर एम्प्लॉय नहीं है, स्टाफ नहीं है, वर्कर नहीं है, तो आपका जो बिजनेस है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए स्टाफ इतना इंपॉर्टेंट होता है, वर्कर एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी बिजनेस के लिए। ठीक है, फिर आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग पे। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि स्टाफिंग का क्या मतलब है। इंपॉर्टेंस पे आते हैं, क्यों जरूरी है स्टाफिंग, क्या जरूरत है स्टाफिंग की। तो पहला है राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। जैसे हमने बोला पहले कि सही काम के लिए सही इंसान होना चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, शेफ फॉर कुकिंग, कैशियर फॉर बिलिंग, डिलीवरी बॉयज फॉर ऑर्डर्स। अभी एक आप एग्जाम्पल ले लो कि समझो डिलीवरी बॉय कुकिंग कर रहा है, कैशियर जो है वो डिलीवर कर रहा है, ठीक है, शेफ जो है वो बिलिंग कर रहा है, समझो उल्टा पुल्टा कर दिया, तो वो लोग अच्छा काम कर पाएंगे क्या? अच्छे रिजल्ट लाके देंगे कि नहीं लाके देंगे? वो बोलेंगे मुझे ये काम आता ही नहीं है, तो मैं कैसे अच्छे से करूंगा। ठीक है, इसलिए जो काम जिसको अच्छे से आता है, जिसको उसमें स्किल्स है, नॉलेज है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, पोटेंशियल है, इंटरेस्ट है, उसी को, उस इंसान को वही काम देना है। ठीक है, तो इसीलिए जो जो काम में अच्छा है, बेहतर है, उसको वो काम आपको थमा देना है। तो इसलिए राइट पीपल फॉर अ राइट जॉब, और ये हम स्टाफिंग की मदद से ही कर सकते हैं, इसलिए स्टाफिंग इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो बात को? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। स्किल शेफ मेक टेस्टी पिज्जाज एंड कन्वर्ट कस्टमर्स इनटू हैप्पी कस्टमर्स। तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस स्टाफिंग के वजह से हम लोग और बेटर परफॉर्मेंस एनहांस कर पाते हैं कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, वर्कर का, स्टाफ का। ठीक है, और उसके वजह से हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी अच्छा रिजल्ट देख पाते हैं ना, अच्छा और बेटर परफॉर्मेंस देख पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का भी, क्योंकि एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस एनहांस हो गया है। ठीक है, तो यही यहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि अगर जो शेफ है वो और स्किल्ड होगा, ठीक है, और ज्यादा उसको एडवांस चीजें पता होंगी, तो जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं वो हैप्पी कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ताकि क्योंकि उन लोगों को जो भी शेफ बना रहा है, जो भी डिशेस दे रहा है, वो उनको अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये जो शेफ बना रहा है वो कुछ अलग बना रहा है, कुछ और बेहतर और बढ़िया बना रहा है, क्योंकि उसके पास उतने स्किल्स है। ठीक है, उसको उसके पास उतना एक्सपीरियंस है। ठीक है, और उसकी वजह से हमारे जो रेगुलर कस्टमर थे वो और खुश हो रहे हैं हमसे, और वो हमारे पास विजिट करते हैं, रीविजिट करते रहते हैं, और वो हमारे हमारे हैप्पी कस्टमर है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है? परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की वजह से, और वो हम स्टाफिंग के वजह से ही कर सकते हैं, इसलिए ये स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस में ये पॉइंट आता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्या कह रहा है? ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेन स्टाफ हेल्प्स यू ओपन मोर आउटलेट्स। तो जैसे मैंने कहा, जितने बेहतर आपके पास एम्प्लॉयज होंगे, उतना बेहतर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे, और आपका ऑर्गेनाइजेशन के भी टारगेट्स बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेटर तरीके से पूरे होंगे। ठीक है, तो यही कहा गया है, जितने अच्छे स्टाफ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो पिज्जा आउटलेट का एग्जाम्पल चल रहा है, उसमें जितने ट्रेन स्टाफ है, जितने अच्छे स्टाफ है, जिनको सब कुछ आता है, जैसे कस्टमर से बात कैसे करनी होती है, उनको क्या डिशेस पसंद है, कैसे उनको सर्व करना है, कौन से टाइमिंग में ज्यादा एक्टिव रहना है, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे पूरा एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है, अगर उनको सब कुछ आता है ओवरऑल सारे एम्प्लॉयज को मिला के, तो वो और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो पिज्जा आउटलेट है, वो और उसको बेहतर बना सकते, इतना बेहतर बना सकते कि आप और आउटलेट भी खोलोगे आगे जाके, और एक्सपांड करने में वो आपको मदद करेंगे। इसलिए यहाँ पे कहा है कि ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितने अच्छे एम्प्लॉय, जितने अच्छे वर्कर, अच्छे इन द सेंस सारे एस्पेक्ट्स में, स्किल्स ले लो, नॉलेज ले लो, क्वालिफिकेशन ले लो। ठीक है, जैसे मैंने फिर से मैं बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, जितना मैं रिपीटेटिवली बोलूंगी, आप जितना सुनोगे उतना आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट से एक एम्प्लॉय अच्छा होना चाहिए, तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए और बेटर कुछ लाके देता है। ठीक है, फिर है मोटिवेशन एंड डेवलपमेंट। प्रमोशन कैशियर टू सुपरवाइजर एंकरेज लॉयल्टी। तो हमेशा हम कैसे एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। ठीक है, समझो एक कैशियर था, ठीक है, अभी उसको सुपरवाइजर बना दिया, मतलब वो अभी ओवरऑल चीजों पे ध्यान देता है, तो उसको एक फीलिंग आई कि नहीं यार, ओनर मेरे पे ट्रस्ट करता है, उसको मेरे में पोटेंशियल दिख रहा है, मेरा जो काम उन्होंने देखा उसकी वजह से उन्होंने मुझे और एक पोजीशन ऊपर कर दिया। ठीक है, उसकी वजह से मेरी सैलरी भी बढ़ी और एक रेप्यूटेशन भी बढ़ गया। ठीक है, उसके वजह से जो आपका एम्प्लॉय आप पे लॉयल रहता है, उसको लगता है कि नहीं मैं इधर ही काम करूंगा, इधर ही बना रहूंगा, बनी रहूंगी, तो मेरा और प्रमोशन होगा, मेरी सैलरी और बढ़ेगी। तो उसका एम्प्लॉय को और जो ओनर होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस होता है, उनकी जो लॉयल्टी होती है, उनका जो बॉन्ड होता है, कनेक्शन होता है, वो और बेटर होता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? स्टाफिंग की वजह से होता है। ये मोटिवेशन और डेवलपमेंट की वजह से होता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय के लिए करता है। ठीक है,
फिर है रिलीफ टू मैनेजर्स, ओनर्स फोकस ऑन एक्सपांशन व्हाइल स्टाफ हैंडल्स डेली वर्क। तो जैसे मैंने बोला कि ये जब ये पूरा स्टाफिंग का सिस्टम होता है तो सारे एम्प्लॉयज के पास कुछ ना कुछ काम होता है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, अकॉर्डिंग टू देयर जॉब रोल। ठीक है, तो अगर मार्केटिंग वाला पर्टिकुलर एम्प्लॉय है तो उसके पास मार्केटिंग के सारे काम होंगे जो उसको उसके बॉस ने असाइन किए, उसके मैनेजर ने असाइन किए। वेराज फाइनेंस वाला, एचआर वाला कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय होगा, उसको उसके हिसाब से उसके मैनेजर ने जो भी काम दिया है वो उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, काम डिवाइड हो जाता है सबने के, सबको काम करना है, और उसकी वजह से मैनेजर के ऊपर जो लोड होता है सारे काम का वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को, है ना, उसके अंडर जितने एम्प्लॉय थे उनको वो काम बांट देता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, मैनेजर्स का वर्कलोड कम होता है। और ये कैसे होता है, ये स्टाफिंग की वजह से ही होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब मैनेजर के ऊपर से लोड कम होता है, थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो मैनेजर या ओनर जो भी है वो बाकी के जो काम है, जो इम्पोर्टेंट एक्सपांशन रिलेटेड काम है, कोई डिसीजन लेना है, कोई प्लान पॉलिसीज नए अडॉप्ट करने, वैसे जो काम होते हैं वो कर पाते हैं, उनके पास टाइम मिलता है कि ओके ये काम जो है मेजर डिसीजन है ये हमें लेने हैं। तो छोटे मोटे जो डेली ऑपरेशंस के एक्टिविटीज के जो काम होते हैं वो नीचे वाले जो मैनेजर्स होते हैं, बॉटम लेवल पे, मिडिल लेवल पे, या फिर वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनमें बांट देते हैं। तो जो मेन टॉप लेवल पे मैनेजर्स होते हैं उनपे जो बर्डन होता है, लोड होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको इसके इंपॉर्टेंस भी क्लियर हो गए होंगे। इसके हेडर्स लर्न करना, ये कुछ एग्जांपल्स है वो आप लिख सकते हैं। आपको अगर नोट्स चाहिए और आपके पास टाइम कम है तो आप क्या कर सकते हो, वो जो हमारा डिटेल वीडियो है वहां पे जा सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो देख सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो नोट्स के, ताकि आपके पास नोट रहे और आप उसको रेगुलरली गो थ्रू करो, एटलीस्ट उसको रिवाइज करो, उसको पढ़ते रहो। अगर आप रेगुलरली हर एक चैप्टर एक रिवाइज देते हो ना बैठ के, तो भी आपका बहुत सारा जो कंटेंट है वो कवर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हम क्लियर करा रहे हैं, उतना तो आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन साथ साथ में जब आप पढ़ोगे खुद से और हेडर्स को मेमोराइज करोगे तो अंदर का कंटेंट आप एकदम हंसते हंसते लिख सकते हो खुद से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। 0 क्वेश्चन है हमारे चैप्टर का, जो है स्टाफिंग प्रोसेस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एस्टिमेटिंग मैन पावर नीड्स, यू कैलकुलेट 2 शेफ, 1 कैशियर एंड 3 डिलीवरी बॉयज नीडेड। तो यहाँ पे पहला स्टेप ये होता है कि हमें अगर कोई एम्प्लॉय चाहिए तो हमें कितने एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, हमें कितने अमाउंट में एम्प्लॉय चाहिए, कौन से पोजीशन के लिए एम्प्लॉय चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने एनालाइज कर लिया। ठीक है, हम हमेशा हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि पहले देखा जाता है कि हमें कितने एम्प्लॉय चाहिए और कौन से पोजीशन पे चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने एनालाइज किया कि हमें 2 शेफ चाहिए, 1 कैशियर चाहिए और 3 डिलीवरी बॉय चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप में हो गया कि हमें इतने लोगों की जरूरत है, कितने लोगों की जरूरत है, कितने लोग चाहिए, ये हम फर्स्ट स्टेप में डिसाइड करें। ठीक है, फिर है रिक्रूटमेंट, सर्चिंग फॉर सुटेबल कैंडिडेट्स। तो जो भी हमारे काम, जो भी जिस भी पोजीशन के लिए हमें एम्प्लॉय चाहिए, उसके लिए सूटेबल कैंडिडेट कौन है, उसके लिए सूटेबल इंसान कौन है, एम्प्लॉय कौन बन सकता है, वो हम ढूंढेंगे रिक्रूटमेंट में। तो यहाँ पे 2 हमारे सोर्सेज है रिक्रूटमेंट के, एक तो इंटरनल सोर्स और एक एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स क्या होता है कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, एंटरप्राइज है, उसके अंदर से ही आप पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय को चुनोगे। ठीक है, तो वो तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि ट्रांसफर करा दो, समझो कि आपके आउटलेट हर एक सिटी में है, समझो दूसरे सिटी में कोई एक एम्प्लॉय है जिसको हम इस सिटी में ट्रांसफर करा सकते हैं, तो हम उसको ट्रांसफर करा देंगे। मतलब मैंने अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में से ही जो एम्प्लॉय है उसको मेरे पर्टिकुलर सिटी में, मेरे पर्टिकुलर ब्रांच में उसको ट्रांसफर करा दिया। ठीक है, तो हो गया इंटरनल सोर्स का ट्रांसफर वाला पर्टिकुलर सोर्स। ठीक है, दूसरा है प्रमोशन, कि हमारे इधर जैसे ये एग्जांपल था कि जो पहले कैशियर था उसको सुपरवाइजर बना दिया, मतलब एक पोस्ट ऊपर कर दिया, उसकी वजह से उसकी रेपुटेशन भी बढ़ती है और उसकी वजह से उसकी जो सैलरी है, ठीक है, या वेजेस है, या जो भी है मॉनेटरी टर्म्स में जो भी हम उसको पे कर रहे हैं वो उसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटरनल में 2 चीजें होती है, याद रखना, एक ट्रांसफर और एक प्रमोशन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमोटिंग अ हेल्पर टू असिस्टेंट शेफ। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रमोशन का एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे हम एक हेल्पर प्रोवाइड कर रहे हैं जो शेफ का एक असिस्टेंट बनेगा, तो असिस्टेंट शेफ हो उसको नाम दे देंगे। ठीक है, फिर एक्सटर्नल सोर्सेज, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हम लोग जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय को लेके आते हैं, तो वो एडवर्टीजमेंट से कर सकते हैं,
ठीक है। एडवर्टीजमेंट या फिर हम सोशल मीडिया से कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट, हम लोग सोशल मीडिया पे भी देते हैं, न्यूज़पेपर में भी दे सकते हैं। फिर कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाके वहां पे हम लोग अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करते हैं, और वहां से जो भी बच्चे होते हैं पास आउट हुए, कि जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, मास्टर्स कंप्लीट हो गया है, वो यहाँ पे कंपनी में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, हम उनके इंटरव्यूज लेते हैं। तो वो कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया, ठीक है। रिकमेंडेशन हो गया कि मैं ऑलरेडी आपकी कंपनी की एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, और मैं हमारे मेरे फ्रेंड को भी लेके आती हूँ कि नहीं ये अच्छा करती है, इसको भी ले लो, इसका इंटरव्यू ले लो, तो मैंने रिकमेंड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे बहुत टाइप्स होते हैं जिसके वजह से आप एक्सटर्नली आप किसी बाहर से किसी भी एम्प्लॉय को रिक्रूट कर सकते हो, उनका इंटरव्यू ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा है पुटिंग एन एड फॉर डिलीवरी बॉयज। तो हमने एड दे दी, कहीं पे भी दी होगी, सोशल मीडिया पे दे दी होगी, या फिर हम लोगों ने पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में दे दी होगी, तो हमने एड दे दी ताकि हमें डिलीवरी बॉयज मिल जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस है सिलेक्शन, चूजिंग द राइट कैंडिडेट, इंटरव्यू, शेफ चेक, कुकिंग टेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग जब इंटरव्यू ले लेंगे तभी हम लोग उसका टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने शेफ का कुकिंग टेस्ट लिया है। फिर सिलेक्ट बेस्ट बेस्ड ऑन स्किल्स एंड एटीट्यूड। तो जितने भी लोग हैं, समझो 10 लोग आए हैं इंटरव्यू के लिए, उनका टेस्ट लेके हम लोगों ने उसमें से बेस्ट 4 लोग सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो उसका कैसे सिलेक्ट करते हैं, देखो हर कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का, लेकिन हम लोग बेसिक क्राइटेरिया की बात करें तो उसके बाद जो भी हमारा पोजीशन है, जो भी जॉब है, उसके रिलेटेड अच्छे स्किल्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, सॉरी, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो एटीट्यूड होना चाहिए, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए बच्चे का, ठीक है, और सॉरी एम्प्लॉय का। तो ये क्राइटेरिया बेसिक क्राइटेरिया होते हैं, बाकी सारे देखो डिपेंड करते हैं, जैसे मैंने बोला ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये क्या क्राइटेरिया रखते हैं, ये मैंने आपको बेसिक क्राइटेरिया बताए, और उस क्राइटेरिया के हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं बेस्ट कैंडिडेट्स को, ठीक है। फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, प्लेस शेफ इन किचन, कैशियर, काउंटर, डिलीवरी बॉय ऑन रूट्स, introduce time to company rules, introduce them to company rules, menus and timing। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लेसमेंट। सबसे पहले जब वो हमने उनको सिलेक्ट कर लिया, वो जॉब पे आ रहे हैं, जब भी वो जॉब पे आएंगे तो हम लोग उनको उनके काम पे लगा देंगे, ठीक है। मतलब अगर शेफ है तो उसको किचन दिखा देंगे, उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएंगे, ये किचन है, यहाँ पे हमारा सामान होता है, ये इतने रेसिपीज आपको बनाने हैं, ऐसे ऐसे करना है, आप बेसिक इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है। कैशियर को काउंटर में बिठाओगे कि यहाँ पे हम लोग सारी चीजें करते हैं, ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा। अब बेसिक उसको इंट्रोडक्शन दे देते हो उसके काम का, ठीक है। फिर उसके बाद उसको कंपनी के रूल्स समझाते हो, हमारा मेन्यू क्या है, हमारा टाइमिंग, तुम्हारा टाइमिंग क्या रहेगा, कैफे का टाइमिंग क्या रहेगा, जो भी आउटलेट है उसका टाइमिंग क्या रहेगा, ये सारी चीजें हम उसको बताते हैं। मतलब जैसे कि कोई फ्रेश इंसान हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो हम जो बेसिक उसको इनिशियल लेवल की, इनिशियल टाइम की जो हम लोग उसके साथ डिस्कशन करते हैं हर वे में, ठीक है। फिर उसको उसके कलीग से मिलाएंगे, या फिर उसको फॉर्मली चीजें बताएंगे, फॉर्मली इनफॉर्मली जो भी चीजें होंगी इनिशियल टाइम पे जब एम्प्लॉय आता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में आ जाता है, ठीक है। तो बेसिक उसको हम लोगों ने इंडक्शन दिया, ठीक है, मतलब जो शुरुआत में आते एक मीटिंग लेते हैं, उसको बताया कि क्या करना है, तुम्हारा रोल क्या होगा, वो सारी चीजें भी जो फॉर्मल चीजें, और उसको उसके कलीग से मिलाया, थोड़ी बातें कराई, थोड़ा कंफर्टेबल कराया, वो चीजें भी आ जाती है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और भी इसके आगे के स्टेप्स है वो कवर करेंगे, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लो, और फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे के स्टेप्स के साथ। ओके क्लास, तो कंटिन्यू करते हैं हमारे आगे के स्टेप्स के साथ। तो क्या नेक्स्ट स्टेप है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो जैसे ही मैंने बताया कि जैसे ही कोई भी एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने उसको सिलेक्ट कर लिया, अब वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। तो जब वो ज्वाइन हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे एक एग्जाम्पल में दिया है कि शेफ लर्न्स न्यू पिज्जा रेसिपी, तो हम उसको बताएंगे कि हमारे मेन्यू में इतने ये 12 रेसिपीज है, तो ये 12 रेसिपीज आपको आते हैं क्या, अगर नहीं आते तो हम बताएंगे कि आप कुछ अपना सजेशन दो, तो ये वो बचे हुए जो रेसिपीज है वो सीखेगा, ठीक है। तो रेसिपीज, नए रेसिपीज वो सीखेगा, ट्रेनिंग देंगे हम उसको,
कैशियर लर्न कस्टमर हैंडलिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर। तो देखो हर एक कंपनी का ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो या फिर कुछ अडेप्टेड भी होते हैं या फिर कुछ अपना भी सॉफ्टवेयर होता है। तो वो सॉफ्टवेयर सीखेगा कैशियर, ताकि अभी तो सब डिजिटल हो गया, कोई पेन पेपर लेके तो चीजें नहीं करता है, अकाउंट्स नहीं करता है, ठीक है, मैनुअल कुछ नहीं होता, अब सब कुछ डिजिटल होता है। तो सॉफ्टवेयर सीखेगा ताकि वो अच्छा अपना काम कर सके, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे सके। तो इसलिए वो नई चीजें जो होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई आता है, ठीक है, कोई नया एम्प्लॉय आता है, नया स्टाफ आता है, तो उसको नई चीजें सिखाई जाती है, जो भी उसका जॉब रोल है उसके अकॉर्डिंग उसको चीजें ट्रेन की जाती है, सिखाई जाती है। सुपरवाइजर अटेंड्स मैनेजमेंट वर्कशॉप। तो ये डेवलपमेंट का पॉइंट हो जाएगा कि जो मैंने बोला, जैसे कोई प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए, कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए, ताकि हमारे जो वर्कर्स है, हमारे एम्प्लॉइज है, उनके जो स्किल्स है वो और बेटर हो सके, वो कुछ नई चीजें सीख सके, है ना, नए कॉन्सेप्ट उनको पता चल सके। तो इसलिए वर्कशॉप, कोई प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है, जो कोई पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइज करता है अपने एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है। तो ये वो आ जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर। फिर है परफॉर्मेंस अप्रेजल आफ्टर अ मंथ रिव्यू, हु इज एफिशिएंट, हु गेट्स कंप्लेंट्स। तो हमेशा हमारे जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको हमें मॉनिटर करते रहना होता है कि ओके ये अच्छे से काम कर रहा है क्या, ये एफिशिएंटली काम कर रहा है क्या, ये एक्चुअल में रियल परफॉर्मेंस दे रहा है क्या, है ना, और बेटर कर रहा है क्या, या उसमें पोटेंशियल है कि और बेटर कर सकता है, या फिर आके टाइम पास कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है ना, टाइम निकाल रहा है, बस कुछ आउटपुट नहीं दे रहा बिजनेस के लिए। तो ऐसे एम्प्लॉय का कुछ फायदा ही नहीं है बिजनेस में, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो नुकसान है, ठीक है। तो हमेशा हमें उस पर चेक रखना पड़ता है और मॉनिटर करते रहना पड़ता है कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो कैसे कर रहा है, और अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको हमें अप्रेज करना, ठीक है, मतलब उसको हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देना, ठीक है। स्पेशल मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए जाते हैं कि जैसे इंक्रीमेंट किया जाता है, ठीक है, उसको नेक्स्ट ईयर और सैलरी बढ़ा के देंगे, ठीक है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे नॉन मॉनेटरी बेसिस पे। तो ये डिपेंड करता है कि वो कितना एफिशिएंटली काम करते हैं, उस हिसाब से उनको अप्रेज किया जाता है, ठीक है, वो आ जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर, ठीक है। फिर है कंपनसेशन, सैलरी फॉर स्टॉल प्लस incentives for fast delivery and good reviews। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कंपनसेशन, अगर हम डिलीवरी बॉय की बात करें तो जितना भी वो काम करे उसके लिए हम उसको सैलरी देंगे, ठीक है। प्लस अगर वो अच्छा काम करता है और फास्ट डिलीवरी करता है, अच्छे रिव्यूज लेके आता है, तो हम उसको इंसेंटिव देंगे, मतलब सैलरी के ऊपर कुछ और अमाउंट भी उसको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं अप्रेजल में, यहाँ पे हम एक्चुअल में उनको पे करते हैं, ठीक है। बोनसेस होते हैं, इंसेंटिव होते हैं, नॉन मॉनेटरी चीजें होती है, जैसे पॉक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस करा के दिया, ठीक है। फिर या फिर उनको ट्रैवल अलाउंसेस दे दिए कि उनको जो भी वो ट्रैवल कर रहे हैं घर से ऑफिस तक, उनका जो भी अलाउंस बनता है वो उनको पे किया, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो वो सारी चीजें कंपनसेशन में आ जाती है। तो काफी सिंपल अंदर का जो कंटेंट है काफी सिंपल है। आपको हेडर का मतलब अगर पता होगा ना, और 4-5 ये जो कीवर्ड्स है जो हम रिपीटेटिवली बोलते रहते हैं, हम एक्सप्लेन करते हुए भी बोलते रहते हैं, आपके नोट्स में भी लाके देते हैं, ठीक है, तो वो आप अगर कर लोगे ना तो आप खुद से बना लो आंसर, आप बहुत अच्छा लिख पाओगे। कि मैं रिपीटेटिवली क्यों बोलती हूँ, मैं आपको याद दिलाती रहती हूँ कि आपको सब कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हमें बहुत बच्चे आके बोल रहे थे मैम इसमें इतने सारे सब टॉपिक्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट ही लगते हैं। एक्चुअली इसमें जो मेजर टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन बनता है, पर्टिकुलर फुल फ्लेज क्वेश्चन भी बनता है, या फिर इसके अंदर के पॉइंट्स का भी एक स्टेटमेंट पास कर दिया जाएगा, और आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है, कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, ठीक है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें सारे ही मोस्टली जो टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सब पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैंने जैसे बताया, मैंने डिटेल वीडियो में बताया कि ये जो चैप्टर है ये बाकी चैप्टर से काफी इजी है, क्योंकि ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स को रिलेट करवाता है, और हमारे ह्यूमन मतलब खुद हम ह्यूमन हैं तो हम इसको रिलेट कर पाते हैं, जल्दी समझ पाते हैं, ठीक है, कैप्चर कर पाते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर काफी इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं, मैंने इसलिए रिपीटेटिवली बता रही हूँ कि इसका बस कॉन्सेप्ट समझो, कीवर्ड्स को याद रखो और गो थ्रू करते रहो, बार बार रीड करते रहो। जितना आप अच्छा रीड करोगे, रिपीटेटिवली पढ़ोगे, उतना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे, आपको याद आएंगी चीजें, आपके खुद के एग्जाम्पल्स आपको याद आएंगे, उसी मोमेंट पे याद आएंगे जिस मोमेंट पे आप क्वेश्चन देखते हो, ठीक है। इतना मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। तो डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। जहां पे बच्चा टेंशन लेता है, एंशियस होता है, स्ट्रेस लेता है, वहीं पे वो उसका जो ग्राफ होता है वो डिक्लाइन होने लग जाता है, ठीक है। नहीं आ रहा है कुछ भी, बैठो शांति से, रिलैक्स करो, ठीक है, 5-10 मिनट ले लो, ठीक है, घंटा ले लो,
थोड़ा इधर उधर चिट चैट कर लो, टाइम पास कर लो, फोन इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस 1 घंटे के बाद जो भी आप टाइम अपने पढ़ाई के लिए दोगे वो पूरा 100% आप अपना पूरा जो भी जितना भी आपके पास आपका पोटेंशियल है उतना आप दोगे ना, आप मैं बोल रही हूँ बोर्ड पार के आओगे, इतना अच्छा पेपर लिखोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे हम हैं आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए, मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। आप हम पे छोड़ दो चीजें, बस आप बैठो, पेपर पेन लेके कॉन्सेप्ट को समझो, नोट डाउन करो, पढ़ाई करते रहो, बस आपका काम इतना ही है। ठीक है, फिर प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ, कंपनसेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। करियर एंड प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ, प्रमोटिंग डिलीवरी बॉयज टू कैशियर, फर्दर कैशियर टू सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर टू बैंक मैनेजर। तो ये मैंने फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं। ठीक है, हमेशा कोई भी एम्प्लॉय, आप कल को कोई पोजीशन पे जॉब करने जाओगे तो आप पूरी जिंदगी एक ही पोजीशन पे जॉब नहीं कर पाओगी, एक ही सैलरी पे जॉब नहीं कर पाओगी। ठीक है, ये कॉमन सेंस हो गया ना कि आपको और आगे बढ़ना होता है, सबको आगे बढ़ना होता है लाइफ में। मुझे हमेशा जिंदगी भर एक जॉब नहीं करना है, एक काम नहीं करना है, मुझे और बेटर करना है, मेरे लाइफ में और बेटर करना है, मुझे खुद का और बेटर वर्जन बनना है ना। हमेशा हम बोलते हैं, खुद को मोटिवेट करते कि नहीं बाकी लोगों से कुछ मतलब नहीं है, बाकी लोगों से मेरा कंपटीशन नहीं, मेरा खुद से कंपटीशन है, मुझे मैं जब इस जगह पे खड़ी हूँ उससे और मुझे बेहतर करना है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहेंगे करियर ग्रोथ। ठीक है, और प्रमोशन ये जो ऑर्गेनाइजेशन हमें देती है कि हमें एक स्टेप और आगे लेके जाती है। ठीक है, एक पोजीशन और आगे लेके जाती है, उसकी वजह से हमारी सैलरी भी इंक्रीज होती है, हमारी रेपुटेशन भी इंक्रीज होती है, और हम मोटिवेटेड रहते हैं, एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहते हैं, एनकरेज रहते हैं कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में और बेटर परफॉर्म कर सके और ज्यादा अच्छा आउटपुट दे सके। ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के भी अच्छे रिजल्ट आप देख सकते हो, उनका जो ग्राफ है वो भी ऊपर ऊपर होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल कि डिलीवरी बॉय को कैशियर बना दिया, थोड़े टाइम के बाद कैशियर को सुपरवाइजर बना दिया, सुपरवाइजर को ब्रांच मैनेजर बना दिया। ठीक है, बैंक मैनेजर बना दिया, यहाँ पे ब्रांच मैनेजर आ जाएगा, बैंक मैनेजर नहीं आएगा, तो ठीक कर लेना। फिर रिक्रूटमेंट सोर्स, मैंने जैसे बताया था थोड़ी देर पहले कि रिक्रूटमेंट सोर्स में 2 प्रकार के सोर्सेज होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में 2 प्रकार होते हैं कि ट्रांसफर और प्रमोशन। ट्रांसफर जो होता है वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे हो सकता है, सेम काम के लिए हो सकता है, डिफरेंट काम के लिए हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि कुछ और आपको बेटर दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि हाँ भाई आपको 10,000 सैलरी थी तो अभी 20,000 हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। ट्रांसफर में एक जगह से दूसरे जगह पे डाल देते हैं, उसको कहेंगे ट्रांसफर। ठीक है, प्रमोशन में ऐसे होता है कि 10,000 सैलरी थी, अब आपको एक स्टेप आगे लेके गए और एक पोजीशन आगे लेके गए, आपकी सैलरी 20,000 हो गई। ठीक है, तो ये प्रमोशन में होता है। तो ये इंटरनल सोर्स हो गए विद इन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ये हो रहा है, ऑलरेडी जो एम्प्लॉइज है ऑर्गेनाइजेशन के उसी में से ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखा है प्रमोटिंग एन ओल्ड हेल्पर एज न्यू शेफ असिस्टेंट। तो जो हेल्पर था, शेफ को हेल्प करता था, उसको हम लोग ने अभी असिस्टेंट शेफ बना दिया। तो क्या किया, उसको प्रमोट कर दिया। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल सोर्स क्या होता है रिक्रूटमेंट का। फिर है एक्सटर्नल, एडवर्टीजमेंट ऑन जॉब पोर्टल। तो मैंने जैसे बताया था एक्सटर्नल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, तो हम न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइज देते हैं, है ना। कोई अगर हमें पर्टिकुलर एम्प्लॉय चाहिए, वर्कर चाहिए, स्टाफ चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, तो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। देखा होगा आपने कोई ऐड कि ये काम के लिए हमें रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, इतनी हम सैलरी देंगे, पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों भी, आपने देखा होगा एड्स। तो ये सोशल मीडिया पे भी होता है और हमारे न्यूज़पेपर्स में भी डाले जाते हैं। तो वही है एग्जांपल में कि एडवर्टीजमेंट ऑन जॉब पोर्टल, जॉब के पोर्टल्स भी होते हैं, वेबसाइट्स होती है, एप्लीकेशन होते हैं। अभी तो बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ पे लोग जॉब ढूंढते हैं। ठीक है, कैंपस हायरिंग फ्रॉम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। अभी अगर कोई हमें शेफ चाहिए तो यहाँ पे होटल मैनेजमेंट का कोई इंस्टीट्यूट है, वहां से हम लोग शेफ को हायर कर सकते हैं। और जो कैंपस होते हैं, जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट होते हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज होती है, वहां पे के जो बच्चे होते हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो जिन्होंने मास्टर्स कर लिया है, जिनकी पढ़ाई अभी जस्ट खत्म हुई है, जो फ्रेशर्स है, न्यूबीज है, उन लोगों को हम हायर करते हैं। ठीक है, ताकि फ्रेश टैलेंट आए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ज्यादा एनर्जी हो, है ना। जो नए बच्चे होते हैं थोड़े ज्यादा एनर्जी में होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं। ठीक है, तो वो नई एनर्जी और उनके एक्सपेक्टेशन भी इतने नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है अभी अभी हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, अभी पढ़ के आए हैं हम, तो हम कर लेते हैं जॉब। तो जो भी सैलरी होती है, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे तो जो सैलरी मिलती है उसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो वो भी एक जगह है, ठीक है, कैंपस है जहाँ से हम लोग रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। फिर रेफरेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, तो हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं वही किसी का रेफरेंस दे देते हैं कि मेरा फ्रेंड है, मेरा रिलेटिव है।
ठीक है, मेरा पहचान का कोई है जो ये काम कर सकता है, अच्छा है, इसका इंटरव्यू ले लो आप, तो ये रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है, रिकमेंडेशन हो जाएगा। तो वो आप लिख सकते हो। क्या इसमें बड़ी बात है, क्या रॉकेट साइंस है, इजी कॉन्सेप्ट है, आप रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे। ऐसा कुछ है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो चीज समझ में आ रही है वो चीज लिखने में क्या दिक्कत है, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इसको पढ़ो, रिवाइज करो, आपका अच्छा पेपर जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। फिर है सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये हमारे सारे जो स्टेप्स थे वो स्टेप्स तो हमने कवर कर लिए। उसके बाद हम लोगों ने रिक्रूटमेंट सोर्स में कवर कर लिया। अब हम सिलेक्शन वाला प्रोसेस जो है वो करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस को मैं बताऊं तो अगर आप प्रैक्टिकली बात करो ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि आप कितने स्टेप्स रखते हो सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। कुछ कंपनी में 4 स्टेप्स होते हैं, 4 लेवल्स होते हैं, जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को इंटरव्यू करने, जो कैंडिडेट होता है, जो आता है, जॉब ढूंढता है ना, वो आने वाला होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने, उसको 4 राउंड इंटरव्यू पार करने होते हैं, ठीक है, 4 राउंड क्लियर करने होते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन में 5 राउंड क्लियर करने होते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन में 3 राउंड क्लियर करने होते हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हम एक बेस लेके चल रहे हैं, ये सारे क्राइटेरिया होते हैं, ये सारे चीजें स्टेप्स होती है, ये स्टेप्स कवर करने के बाद हम पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ले लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन स्क्रीनिंग। अगर आप किसी एम्प्लॉय का एप्लीकेशन देखते हो, समझो कोई पोर्टल पे देखते हो जॉब के कि ओके ये एम्प्लॉय है, इसको ये रिक्वायरमेंट है, ये इसका क्वालिफिकेशन, ये स्किल है, तो आप उसको थोड़ा स्क्रीन कर लेते हो, ठीक है, मतलब एनालाइज करते हो, स्कैन कर लेते हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जिसमें ये क्वालिफिकेशन है, ये पढ़ाई की है, इतना एक्सपीरियंस है, आप उसको स्क्रीन कर लेते। तो वही है एप्लीकेशन स्क्रीनिंग। रिजेक्ट दोज विदाउट कुकिंग डिलीवरी लाइसेंस। तो यहाँ पे हमारे पिज्जा आउटलेट के केसेस में जहाँ पे जो रिज्यूम हमारे पास आ रहा है वो देखने के बाद जिसको कुकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है ना, कुकिंग कुछ आती नहीं है, उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, जिसके पास डिलीवर करने के लिए जो लाइसेंस नहीं है, जो व्हीकल के लाइसेंस होता है वो नहीं है, उसको भी हम रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक टेस्ट, शेफ कुक्स अ पिज्जा, डिलीवरी बॉय टेक्स अ रूट टेस्ट। तो ये हम लोग टेस्ट लेंगे, पहले उसको बुलाएंगे, उसका टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो शेफ जो है उसको कुछ बना के देने के लिए बोलेंगे, यहाँ पे पिज्जा आउटलेट है तो पिज्जा बनाने बोलेंगे, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में अच्छा बनाता है कि नहीं बनाता। फिर जो डिलीवरी बॉय है उसको रूट्स पूछेंगे, ठीक है, या फिर उसको अच्छी गाड़ी चलाने आती है क्या, वो चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो ये उसका टेस्ट हो गया। थर्ड है इंटरव्यू, ओनर आस्क क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बेसिक है, ठीक है। ये जो हमारा आउटलेट है, समझो हम मिडिल लेवल, मिडिल स्केल पे है, ठीक है, लार्ज स्केल भी नहीं है, स्मॉल स्केल पे नहीं है, मिडिल स्केल है, ठीक है, थोड़े बहुत हमारे आउटलेट है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने ये एग्जाम्पल लिया है। तो इंटरव्यूअर क्या करेगा, आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन कोई भी बेस पे हो सकता है, आपके कोई बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके रिलेटेड, आपके फैमिली के रिलेटेड, आपके बैकग्राउंड के रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर कुछ क्या बोलते हैं, वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन हो सकता है, करंट अफेयर्स को रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जो जॉब रोल आप लेने वाले हो उसके रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जो भी है वो डिपेंड करता है, मैं फिर से बोल रही हूँ, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। फिर रेफरेंस चेक, वेरीफाई फ्रॉम पास्ट एम्प्लॉयर। तो रेफरेंस तो हम लोग चेक करते हैं कि ओके ये जो इंसान है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आएगा 2 दिन काम करेगा फिर छोड़ के चला जाएगा, फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान है, राइट, कि हम उसको एंटरटेन कर रहे हैं, उसके इतने सारे हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, इतना सब कुछ हम लोग टेस्ट वगैरह ले रहे हैं, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम, ठीक है, एनर्जी, और वो छोड़ के चला जा रहा है। तो इसलिए हम उसको, उसका जो बैकग्राउंड है थोड़ा चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, हमारे जो पास्ट एम्प्लॉयर होते हैं उनसे वगैरह हम लोग वेरीफाई करते हैं। अगर रिकमेंडेशन से आया है तो हम थोड़ा पास्ट एम्प्लॉयर से वगैरह चेक करते हैं कि ओके, या फिर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर से चेक करते हैं कि क्या है, अच्छा है कि नहीं, ये जो भी इंडिविजुअल कैंडिडेट आया है वो, ठीक है। फिर है मेडिकल टेस्ट, ओवरऑल फिटनेस चेकअप। तो कोई भी एम्प्लॉय हो, ठीक है, ये यूजुअली लार्ज स्केल, मिडिल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि मेडिकल चेकअप किया जाता है ताकि आप ओवरऑल फिट हो कि नहीं, ठीक है। बेसिक टेस्ट होते हैं आपके ओवरऑल बॉडी के रिलेटेड, और वो आपको एक स्लॉट दिया जाता है कोई भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल का, उसका चेकअप होता है और डायरेक्टली रिपोर्ट वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को जाते हैं। और अगर आप में कुछ दिक्कत है, ठीक है, कुछ भी प्रकार का कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है आप में, ठीक है, मेडिकल बेसिस पे बोल रही हूँ मैं, तो वो आपको ट्रीट करने के लिए बोलते हैं कि इसका ट्रीटमेंट ले लो, ठीक है, और फिर उसके बाद आप हमारे पास आ जाना, हम आपको ले लेंगे। ऐसे नहीं कर दे कि आप में कोई दिक्कत है, ठीक है, आप फिजिकली फिट नहीं हो तो फिर हम आपको नहीं ले रहे, ऐसा नहीं करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। आपको टाइम देता है कि आप उस पर्टिकुलर जो भी इश्यू है उस पर काम करो, ठीक है, ठीक हो जाओ, और फिर हम आपको हायर कर लेंगे, ठीक है।
ये होता है मेडिकल टेस्ट में, फिर है जॉब ऑफर, अपॉइंटमेंट लेटर गिवन। तो ये सारे टेस्ट होने के बाद जब वो सिलेक्ट हो जाता है कैंडिडेट, तो हम उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, ऑफर लेटर देते हैं कि हम लोग हम आपको कंपनी में सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अभी आप हमारे कंपनी के एम्प्लॉय बनोगे, स्टाफ बनोगे, तो ये हमारे पॉलिसीज है, कंपनी के ये रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स है जो आप उस पेपर पे लिखते हो, ठीक है, और उससे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सिग्नेचर ले लेते हो कि ओके वो सारे ये नॉर्म्स को, पॉलिसी को एग्री करता है, ठीक है, और जो भी पेमेंट आप उसको देने वाले हो, सैलरी देने वाले, वो भी उस अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी हुई होती है। कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं कि आप 2 साल हमारे कंपनी में काम करोगे, छोड़ के नहीं जा सकते हो, कभी कभी 3 साल, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है, डिपेंड करता है ये भी कंपनी टू कंपनी। फिर आप अगर छोड़ना चाहते हो तो कितने टाइम का नोटिस पीरियड होता है, आपको 2 महीने पहले नोटिस पीरियड देना पड़ेगा कि 2 महीने पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मुझे छोड़ना है, या फिर 1 महीने पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मुझे छोड़ना है, 3 महीने पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मुझे छोड़ना है, उसको नोटिस पीरियड कहते हैं, वो भी कभी कभी मेंशन होता है, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट लेटर भी कंपनी के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है, बट मोस्टली ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती है, मेजोरिटी बेसिस पे अगर हम बात करें तो, ठीक है। आई होप आपको इतने जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने क्लियर किए हैं उसको मैंने प्रैक्टिकल वे में आपको समझाने की कोशिश की कि एक्चुअल में रियल लाइफ में कैसे होता है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि ओके ये ऐसे ऐसे होता है, रियल चीजें आपको समझ में आए और आप अच्छा लिख पाओ पेपर, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। कुछ 2-3 ही कॉन्सेप्ट बचे हैं, फटाफट से उसको कवर कर लेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो और फिर कंटिन्यू करते हैं बचे हुए कॉन्सेप्ट को। ओके, क्लास को कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, वो है ट्रेनिंग मेथड। तो 2 प्रकार के ट्रेनिंग मेथड होते हैं, हम उनको ट्रेन करेंगे। तो 2 प्रकार के मेथड होते हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, जैसे वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय जॉब के अंदर, मतलब जॉब बेसिकली कर रहा है, अपना काम कर रहा है, तो इसलिए ऑन द जॉब, और वो जॉब करते करते उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको कहेंगे ऑन द जॉब। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, न्यू शेफ्स वर्क अंडर सीनियर शेफ, तो अपना काम तो आ रहे, ड्यूटी पे तो आ रहे हैं, अपने काम के लिए तो आ रहे हैं, और वो काम करते करते ही सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो नए शेफ्स है वो जो सीनियर शेफ है उसके अंडर सीख रहे हैं और काम भी कर रहे हैं साथ में अपना, ठीक है। जो भी सीनियर शेफ कहते हैं कि ये करके दो, हेल्प करके दो बेसिकली, और वो शेफ, सीनियर शेफ कैसे कर रहे हैं वो भी देखते हैं, सीखते हैं और साथ में काम भी करते हैं, उसको कहेंगे ऑन द जॉब, ठीक है। फिर है डिलीवरी बॉय शैडो सीनियर ऑन फर्स्ट फ्यू डिलीवरी। शैडोज मतलब उनके साथ काम करना, शैडो के जैसे मतलब उनके पीछे पीछे रहना, उनके साथ काम करना। तो जो भी सीनियर्स है जो ऑलरेडी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले से डिलीवर करते हैं, तो उनके साथ जो नया डिलीवरी बॉय ज्वाइन हुआ है उसको बिठा देंगे और बोलेंगे ठीक है ये जो सीनियर मेंबर है उनके साथ घूमो कि कैसे कौन से रूट का इस्तेमाल करते हैं, कैसे स्पीड में चलाते हैं, कैसे ध्यान रखते हैं, कैसे डिलीवर करते हैं, सारी चीजें सीख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जॉब करते करते ही जो ट्रेन किया जाता है, सीनियर जो ट्रेन करते हैं, ठीक है, उनके सबऑर्डिनेट्स को वगैरह, तो उसको कहेंगे हम लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ठीक है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब एकदम ही अलग हो जाता है, जो जॉब से उसका कोई संबंध नहीं है, वो हो जाता है कैशियर अटेंड्स वर्कशॉप ऑन कस्टमर सर्विस। तो जो कैशियर है जो यहाँ पे जॉब करता है, लेकिन वो अलग से एक वर्कशॉप है जहाँ पे वो कुछ चीजें सीख सकता है, नई चीजें सीख सकता है, ठीक है, कस्टमर सर्विस के रिलेटेड चीजें सीख सकता है, उसको वो अटेंड करता है। तो वो जॉब के साथ कुछ नहीं कर रहा, जॉब के रिलेटेड भी ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, थोड़ा सा अलग कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन सिखा रही है तो उसको कहेंगे हम ऑफ द जॉब। मैनेजर अटेंड सेमिनार ऑन रेस्टोरेंट मैनेजमेंट। तो मैनेजर एक सेमिनार अटेंड करता है, तो वही है जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, सेमिनार होते हैं, इंडक्शन तो इंट्रोडक्शन पे होता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो जब अटेंड करते हैं कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय, मैनेजर हो, कैशियर हो, डिलीवरी बॉय हो, तो उसको हम कहेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। तो जो जॉब के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं उसको कहेंगे ऑन द जॉब, और जो जॉब के साथ नहीं ले रहे, मतलब कुछ अलग से कुछ प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, सेमिनार वर्कशॉप, तो उसको कहेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। क्लासरूम लेक्चर में एग्जाम्पल है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है, बाहर इन द सेंस कि वो काम करते करते नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो काफी सिंपल है, इजी है, आप लिख सकते हो आपके पेपर में। कभी कभी स्टेटमेंट भी दिया जाता है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से टाइप का ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग है, ठीक है। तो वो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप आराम से कर लोगे, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल, यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। शेफ मेक्स पिज्जा क्विकली विद गुड टेस्ट
देन ही शी मस्ट बी रिवॉर्डेड। ठीक है, तो एक शेफ है जो अच्छा पिज्जा बनाता है और फटाफट से बना के दे देता है, अच्छी टेस्ट होती है उसकी, तो ऑब्वियसली हम उसको रिवॉर्ड करेंगे, उसको और अप्रेज करेंगे, है ना, और उसको मतलब बोनस देंगे, इंसेंटिव देंगे, ठीक है, और उसकी सैलरी बढ़ाएंगे ताकि वो मोटिवेटेड रहे, एनकरेज रहे और अपना काम और अच्छे से कर सके और एफिशिएंटली, और उसका जो परफॉर्मेंस है वो एनहांस हो सके। तो इसीलिए हम इसको ऐसे कहेंगे, अब परफॉर्मेंस अप्रेजल। वही दूसरी जगह पे हमने एक नेगेटिव स्टेटमेंट दिया है जहाँ पे डिलीवरी बॉय जो है, डिलीवरी बॉय मेकिंग डिलेज व्हाइल डिलीवरिंग पिज्जा, देन करेक्टिव ट्रेनिंग मस्ट बी गिवन। तो यहाँ पे जो डिलीवरी बॉय है वो बहुत टाइम ऐसे डिले कर देता है, पिज्जा लेट डिलीवर करता है, ठीक है, फिर जो कस्टमर्स है वो थोड़े अनॉय हो जाते हैं, कभी कभी वो पे भी नहीं करते, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो रहा है। तो हम उसको क्या करेंगे, ऐसे एकदम भी रूड नहीं करेंगे, निकाल देंगे वगैरह, पहले उसको ट्रेन करेंगे, उसकी फिर से उसकी ट्रेनिंग कराएंगे, ठीक है, करेक्टिव ट्रेनिंग दी जाएगी कि देखो बेटा, देखो जो भी है बेटा ही बोलेंगे, जो भी है, तो उसको हम लोग ट्रेनिंग देंगे, बोलेंगे देखो ऐसे ऐसे आपको करना है, आप जो भी कर रहे हो थोड़ा गलत कर रहे हो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, ये हमारे लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदायक है, तो आप और बेटर कैसे कर सकते हो, तो उसको ट्रेन करो, उसको सिखाओ, तो इसलिए ट्रेनिंग लेंगे। ठीक है, तो हम परफॉर्मेंस अप्रेजल में बेसिकली करते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉई है, कोई भी एम्प्लॉई है, ठीक है, कैशियर हो, डिलीवरी बॉय हो, शेफ हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, हम ध्यान देते हैं, मॉनिटर करते हैं कि वो अपना काम सही तरीके से कर रहा है कि नहीं, अच्छा कर रहा है तो रिवॉर्ड देंगे, अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो भी नहीं सुन रहा है तो फिर निकाल देंगे। ठीक है, सॉरी। फिर है कंपनसेशन, लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, हमारे वन शॉट का। कंपनसेशन इज बेसिकली गिव फिक्स सैलरी प्लस बोनस फॉर गुड डिलीवरी। तो अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो फिक्स सैलरी भी देनी है और इंसेंटिव्स देने हैं, बोनस देने हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट देना है, कमीशन वगैरह देना है एक्स्ट्रा, प्रोवाइड फ्री मील्स प्लस हेल्थ बेनिफिट्स टू स्टाफ। तो ये मॉनेटरी हो गए, पैसे रिलेटेड कुछ भी बेनिफिट आप देते तो वो मॉनेटरी हो जाता है, और पैसों के बिना जो भी देते, जैसे आपने अगर कुछ मील्स, फ्री मील, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करते हैं, जैसे गूगल भी करता है ना, अपने एम्प्लॉय को फ्री मील रखता है रेगुलरली, फ्री में खाना खाते हैं वो लोग, टिफिन नहीं लेके आते अपना, उधर ही खाना खा लेते हैं। ठीक है, तो फ्री मील दिया जाता है, कुछ हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह दिए जाते हैं ना, इंश्योरेंस हो गया, लाइफ मेडिकल क्लेम हो गया वगैरह वगैरह, तो ये सारे मेडिकल बेनिफिट भी उनको, फिर उनके फैमिली जो एकदम क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, फर्स्ट प्राइमरी फैमिली मेंबर जो पेरेंट हो गया, पार्टनर हो गया या बच्चे हो गए, तो उनको, उनके लिए भी मेडिकल बेनिफिट दिए जाते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारे नॉन मॉनेटरी हो गए, जो पैसे रिलेटेड नहीं है, पैसों के रिलेटेड नहीं है, नॉन मॉनेटरी, और ये मॉनेटरी इंसेंटिव, बोनस वगैरह। तो ये दोनों भी चीजें इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा जो एम्प्लॉई वो हमेशा मोटिवेटेड रहे, एंकरेज रहे, क्योंकि देखो कितना भी कुछ आप अच्छा बोल लो किसी के बारे में, लेकिन जब आप उसको पैसे ज्यादा दोगे, ठीक है, सैलरी ज्यादा दोगे या बोनस दे दोगे इंसेंटिव, तो वो एक्चुअल में ज्यादा खुश होगा। ठीक है, तो इसीलिए वो खुश रहना चाहिए, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड रहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से, और सेटिस्फाइड रहेगा तभी वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, टाइम भी देगा, एनर्जी भी देगा, और वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन में या और जगह पे जंप करने की कोशिश नहीं करेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा साल टिके रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मैंने जैसे बताया कि ये बाकी चैप्टर से काफी इजी है, तो आप ये स्ट्रेस मत लो कि बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन इजी टॉपिक्स है कि आप अच्छे से कवर कर सकते हो। इसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो आएगा, जहां तक तो समझ में आएगा, एक आइडिया आ जाएगा कि ये चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में, ताकि आप अच्छे से पेपर लिख सको। ठीक है, आपको पहले ही आइडिया आ जाएगा, क्लियर आइडिया कि ओके ये ऐसे आंसर्स, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे आपको आंसर्स लिखने हैं, ऐसे आंसर्स बनाने हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने हर चैप्टर के बनाए हुए हैं वीडियो, तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी करो। ठीक है, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी ये सारे डिटेल नोट्स और सब कुछ हम कंटेंट दे सके, प्रोवाइड कर सके, क्योंकि ये आप सबके लिए है। कुछ भी दिक्कत परेशानी डाउट हो, आपको और कुछ मटेरियल चाहिए होगा तो आप बिंदास कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए होता है, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है, आप बिंदास पूछो, हम आपको आंसर देंगे, आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से कहूंगी कि कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।